Alaikum ICOM students, पेज नंबर 166, लेक्चर नंबर 20, पार्ट 1। हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम को मालूम करने के तरीके। पहले हमने ऐड फैक्टर, ऐड प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट मेथड पढ़ा, फिर हमने इनकम मेथड पढ़ा और एक अब हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं। लेकिन इनकम मेथड में हमने जो पढ़ा था, जहाँ पर हमने छोड़ा था वो था कि नेशनल इनकम यानी कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप जो रिवॉर्ड्स दे देते हैं उनको मुआवज़ों को जमा कर दें तो नेशनल इनकम आ जाएगी। यानी रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस पाई, ठीक है। लगान ज़मीन का, उजरतें, सूद और मुनाफा जमा किया जाए तो नेशनल इनकम आ जाएगी। इसमें प्रिकॉशंस दो ही हैं कि जब आप इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स को शामिल नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो होती हैं जो लोगों को बग़ैर काम किए हासिल होती हैं। मसलन गिफ्ट्स, वज़ाइफ, स्कॉलरशिप्स, ज़कात, चैरिटी, डोनेशंस, इनको हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। इंतकाली अदायगियाँ ये पहले ही किसी की इनकम में गिनी जा चुकी होती हैं, तो अगर आप उन दोबारा इनकी आमदनी में भी गिनेंगे तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाए। ट्रांसफ़र पेमेंट्स असल में किसी और की मेहनत का मुआवजा होती हैं जो कि वो दूसरों को खैर खैरात करता है या डोनेशंस में देता है। फिर इसमें हमने इल्लीगल रिसीट्स भी शामिल नहीं करनी, जैसे स्मगलिंग, ब्राइबरी, रिश्वत से जो हासिल होती है, डाकज़नी से, चोरी से, वो भी नहीं शामिल होगी। अब तीसरा मेथड हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कुल खर्च का तरीका। अब कुल खर्च का तरीका ये है कि आपने एक मुल्क जितना खर्च कर रहा है उस सब को आप जमा कर लें तो आपके पास उसकी नेशनल इनकम आ जाएगी। सबसे पहले ये होता है प्राइवेट कंजम्पशन होती है, जो लोग कर रहे हैं, खाने पे कर रहे हैं, क्लोथिंग पे कर रहे हैं, शेल्टर यानी घरों पे कर रहे हैं, उन सबको साल भर के ऐड कर लें, प्राइवेट कंजम्पशन निकल आएगी, यानी कि निजी खर्च निकल आएगा। फिर पब्लिक कंजम्पशन, हुकूमती खर्च निकालने के लिए, जैसे हुकूमत भी खर्च करती रहती है दिफा पे, डिफेंस पे, इंतज़ामिया पे, तालीम पे, सेहत पे, सोशल वेलफेयर पे ड्यूरिंग द ईयर। अब जैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुकूमत लोगों को पैसे अदा करती है, जब कोई भी क्राइसिस आता है या बहरान, तो वो सारे हुकूमत के ख़र्चे होते हैं। हुकूमत के एहलकारों की तनख्वाहें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब पर ख़र्चा करती है, पुलिस पर, फ़ौज पर, ठीक है। तो ये आपका पब्लिक कंजम्पशन है, पब्लिक ये सब चीज़ों पर ख़र्च करती है। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फिर जो लोगों ने सिर्फ खर्चा ही नहीं करते, बचाते भी हैं। तो वो जब बचाते हैं तो वो फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, घर बनाते हैं, बिजनेसेस बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं। फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि हुकूमतें कर रही हैं, ठीक है। हुकूमतें ऐसे कर रही हैं कि वो बिल्डिंग ऑफ रोड्स बना रही हैं, रेलवेज़ बना रही हैं, ट्रैक्स बना रही हैं, एयरपोर्ट्स बना रही हैं, बंदरगाहें बना रही हैं, यानी सी पोर्ट बना रही हैं। जैसे पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी गवादर एयरपोर्ट पर चाइना के साथ मिलके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह अभी कर रहे हैं, तो आने वाले सालों में वो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आती है। तो डॉक्टर केन्स या प्रोफेसर केन्स जो हैं वो कहते हैं कि नेशनल इनकम बराबर होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। वाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वाई का अल्फ़ाबेट नेशनल इनकम के लिए इकोनॉमिक्स में, सी कंजम्पशन के लिए और एस सेविंग के लिए। तो नेशनल इनकम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर भी होती है, ठीक है। तो वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। तो नेशनल इनकम, इसका मतलब ये है कि हमारे
इन्वेस्टमेंट जो है, अगर ये जितनी एस है जो लोगों ने ये बचाई हुई है, सेविंग की हुई है, अगर ये सारी इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाए तो फिर ये नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगी। ठीक है, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट शोज टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये आपकी नेशनल इनकम होगी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये सवाल नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो ये आप पढ़ के आए हैं तीनों मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम को नापने के जो 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसमें से शॉर्ट भी निकलते हैं और इसमें से MCQs भी अच्छे भले बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर से हर साल में या दूसरे साल में आता है। और सर्कुलर फ्लो वाला आ सकता है, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये 10 नंबर डिज़र्व नहीं करता, ये 10 नंबर के काबिल नहीं है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए बहुत ही आसान है कि आपने इस डायग्राम को देखें। उर्दू वाले भी इसको देखें कि इंग्लिश वालों के पास यही डायग्राम है, उर्दू वालों के पास भी यही डायग्राम आएगी। ठीक है, इनके पास उर्दू वालों के पास 286 पेज पे आ रही है और इंग्लिश वालों के पास 167 पे आ रही है। अच्छा, उर्दू वालों की बुक में ना काफ़ी चीज़ें उन्होंने कम बताई हुई हैं। अब आप देखिए, पहले आप अंदर वाले सर्कल को देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखे बिजनेस फर्म्स, यानी कि बिजनेसेस हैं, फर्म्स हैं। यहाँ पर आपने लिखा हाउस होल्ड्स। अब बिजनेस और फर्म्स से क्या निकल रही हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। वो आप लोगों को क्या दे रही हैं? चीज़ें और अशिया और ख़िदमत दे रही हैं जो हाउस होल्ड खरीद रहे हैं। फिर इधर से बिजनेसेस से क्या निकल रहे हैं? रिवॉर्ड्स यानी मुआवजे निकल रहे हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और वो हाउस होल्ड वसूल कर रहे हैं। हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं? वो फैक्टर्स और सर्विसेज यानी कि अपनी मुख्तलिफ खिदमात पेश कर रहे हैं, किसको? बिजनेसेस को। फिर हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं कि वो ये जो गुड्स और सर्विसेज बिज़नेस ने बनाई है वो ख़रीद रहे हैं, और ख़रीद रहे हैं तो उसको पैसे जा रहे हैं, उसको पैसे जाते हैं तो वो इनको मुआवजे अदा करती है, मुआवजे अदा करती है तो ये लोग फिर उसकी चीज़ें ख़रीदते हैं और ये चक्कर चलता है। ये फिर उसे मुआवजे देता है और ये लोग अपनी खिदमात मुहैया करते हैं। यानी कि आप देखें कि दोनों एक दूसरे के लाजुम व मलजूम हैं। बिजनेसेस जो हैं वो सर्विसेज और गुड्स देती हैं, तो हाउस होल्ड्स उन्हें प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज दे देते हैं। ठीक है, अब हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? घराने क्या करते हैं कि उनको अपनी खदमात पेश करते हैं बिजनेसेस को। ठीक है, तो बिज़नेस उन्हें रिवार्ड्स दे देती है, मुआवजे दे देती है। वही मुआवजे जो हैं वो चीज़ें ख़रीदने में सर्व कर देते हैं, और बिजनेसेस जो हैं वो जो प्राइसेस उन्हें मिलती हैं गुड्स और सर्विसेज से, वही उनको रिवॉर्ड्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। इसमें अब आप देखिए कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स विच इज़ द इनकम ऑफ दीज फैक्टर्स, हाउस होल्ड्स घरानों को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह उर्दू वाले देखें इसको कि अवाम या अवामिल और कारोबारी इदारे। ठीक है, तो वो खिदमात के मुआवजे उन्हें मिलते हैं और अवामिल की खिदमात होती हैं, अशिया खिदमात होती हैं। अब आपने इसको इसी तरह डिस्क्राइब करना है। ये पूरा 10 नंबर का सवाल आता है अगर आ जाए तो। ठीक है, कौमी आमदनी का दायरी बहाव डायग्राम बनाकर वजाहत करें। तो ये आपने आसानी से इसको इसी तरह बताना है
कि लगान सूद मुनाफे की सूरत में मुआवजे अदा करते हैं जो अमलीन की आमदनी बनती है। कारोबारी इदारे इन अवामिल को कारोबार में लगा के अशिया खिदमात की जो मकदार पैदा करते हैं वो उसे अवाम के पास फ़रोख्त के लिए मंडी में भेज देते हैं। अवाम इन अशिया को ख़रीदते हैं और इस तरह एक दायरे की शक्ल में इख्तियार कर लेता है और बहुत शक्ल में ऊपर का आधा हिस्सा निचले आधे हिस्से के बराबर होता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ऊपर का हिस्सा आमदनियों के मजमूए से हासिल करदा कौमी आमदनी और नीचे का पैदावार का। तो अगर हम आमदनी मालूम करते हुए वो जो प्रिकॉशंस या एहतियातें दी गई थी कि डबल काउंटिंग ना हो, ये ना हो, वो ना हो, उन सब का ध्यान रखें तो ये दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला दायरे का हिस्सा। और उसके बाद जो उर्दू में एक टॉपिक आ रहा है कौमी आमदनी के अवामिल, ठीक है, ये जो है ना ये इंग्लिश वालों के पास नहीं है, लेकिन उनके पास एक और टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हम इस वाले टॉपिक को आप छोड़ दें, उर्दू वाले ये इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है। अब हम वो टॉपिक करेंगे जो अच्छा जो हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है ना वो इंग्लिश वालों के पास ही सिर्फ है, ठीक है। उसमें आप देखिए कि वाई इज़ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है। ये FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ICOM वाले जो हैं उनके लिए। तो नेशनल इनकम की जो है स्टडी करना और आपको पता होना चाहिए कि आपकी आमदनी क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं और यही इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। आप एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एनालिसिस तज्जिया कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि किस रेट पर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है और नेशनल इनकम बढ़ रही है। वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट मालूम करने के लिए आपको आप देखेंगे नेशनल इनकम बढ़ रही है तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है, माशी तरक्की हो रही है। अगर ग्रोथ रेट हमारा लो होगा तो हम कहेंगे कि जी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो गई है। जैसे पाकिस्तान का GDP 5.8% था 2017-18 में, लेकिन अब और ज़्यादा गिरा है क्योंकि ये जो वबा है उसकी वजह से गिरा है। पाकिस्तान का तो अभी पॉजिटिव में है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों का नेगेटिव में भी चला गया। अब गेजिंग ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री, अब जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि जिस तरह आप लोगों को रिज़ल्ट दिया जाता है तो आपको पता चलता है कि मैं क्लास में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। इसी तरह जब तक आप नेशनल इनकम को काउंट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं, गेज नहीं कर सकेंगे। गेज करने का मतलब होता है जैसे आप बाइक का ऑयल चेक करते हैं ना, तो वो गेज लगा हुआ होता है, उस पर आप ऑयल चेक किया जाता है कि नीचे तो नहीं चला गया, तो गेज किया जाता है और फिर उससे पता चलता है कि क्या सूरत हाल है। इसी तरह नेशनल इनकम जो है वो गेज करती है इकोनॉमिक पोजीशन को। अब इकोनॉमिक सर्वे ने पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना वो हर साल आता है, किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान का भी हर साल छपता है, उसमें इकोनॉमिक पोजीशन बताई जाती है। तो उन्होंने पिछले साल बताया था कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारे पास $1641 थी, जबकि USA की कितनी है देखें, 53,245। और सिंगापुर की आप देख लें, सिंगापुर की 78,162। सिंगापुर जो है वो उसकी औसत आमदनी पर कैपिटा फीकस आमदनी अमेरिका से भी ज़्यादा है। उससे आपको अपनी इकोनॉमिक पोजीशन का पता चलता है
कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, कि जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है ना, अगर आप नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो पता चलता है एग्रीकल्चर से कितनी इनकम आ रही है, इंडस्ट्री से कितनी आ रही है, ट्रांसपोर्ट से कितनी आ रही है, हाउसिंग से कितनी आ रही है। तो फिर आपको पता चलता है कि कौन सा फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की आमदनी जो है ना, यहाँ पर देखें 18.86 लिखी है, ये इतनी नहीं है, ये मैंने लेटेस्ट फिगर ऊपर लिखा है 22.4% एग्रीकल्चर से हमारी आमदनी। अगर 100 रुपये पाकिस्तान कमाता है तो उसमें से 22.4% एग्रीकल्चर से आ रहा है, ज़राअत से। इंडस्ट्री से आ रहा है 18.34, जबकि सर्विसेज सेक्टर जो खिदमात का शोबा है उससे 50% आ रहा है, और जो थोड़े से कुछ परसेंटेज बचे हैं वो मुतफरक से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आमदनी का बड़ा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है, और उसके बाद 2 एग्रीकल्चर है और फिर इंडस्ट्री है। और फिर आपको पता चलता है कि कौन सा रिलेटिव इम्पोर्टेंस एक दूसरे की पता चलती है। अब इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज, थैंक यू बेटे, पार्ट 2 में इसको करेंगे।